भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 2 अध्याय 5 यात्रियों के नज़रिए। इसमें हम आज देखेंगे 2.2 जिज्ञासाओं का उपभोग। चूँकि इब्न बतूता यहाँ आया था भारत और यहाँ से वापस मोरक्को जा रहा था। वो मोरक्को जब वो पहुँचा तो वहाँ के शासक जो थे उससे उसकी भेंट हुई। मोरक्को के शासक ने उसको देखा, उससे पूछा उसके बारे में। इसके पश्चात मोरक्को के शासन ने क्या किया, कैसे उसको की जिज्ञासाओं का उपभोग किया, इसको हम आज पढ़ेंगे। जैसा कि हमने देखा है कि इब्न बतूता एक हठीला यात्री था। कैसा था? अपने आप में जिद्दी था, हठीला। कौन था? इब्न बतूता एक हठीला और जिद्दी यात्री था। हम पूर्व में इस चीज़ को समझ चुके हैं कि जब इब्न बतूता के समकालीन या उसके साथ के कुछ और विद्वान जो पुस्तकों को या किताबी ज्ञान को महत्व देते थे, लेकिन इब्न बतूता ही एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी भी जगह की यात्रा करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता था उस पर विश्वास करता था। इसीलिए उसने यात्रा की ठानी और करीब 30 वर्ष तक यात्राएं की। इसमें 30 वर्ष का समय एक व्यक्ति के लिए लंबा समय होता है। 30 वर्ष तक इसने यात्राएं की और इन्हीं यात्राओं के दौरान वो कई देशों की यात्रा की। वहाँ की संस्कृति, वहाँ का धर्म, वहाँ की समाज, वहाँ के विद्वानों, वहाँ की शासन प्रणाली इत्यादि से मिला। भारत में मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको काजी बनाया, काजी के पद पर नियुक्त किया। किसी बात के चलते गलतफहमी हो जाती है तो उसको जेल में भी डाला गया था। बाद में गलतफहमी दूर होने के पश्चात उसे दोबारा प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोल शासकों के पास यानी चीन में उसको भेजा था दूत बनाकर। लेकिन चीन जाने से पहले वो मालदीव गया और मालदीव में भी वो करीब 18 महीने तक काजी के पद पर रहा। काजी का मतलब उस समय एक न्यायाधीश हुआ करता था। तो ये इतना हठीला यात्री था जिसने निरंतर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व, चूँकि पश्चिमी अफ्रीका में मोरक्को है, एक जो देश है मोरक्को, वो पश्चिमी अफ्रीका है, वहाँ जाने से पहले इसने क्या किया था? उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया में कौन से देश आते हैं? एशिया में कैसे आ जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप में। ये एशिया में कैसे आ जाएंगे? हम पश्चिमी एशिया की बात कर रहे हैं। ये पश्चिम में कैसे पहुंच जाएंगे? चीन पश्चिम में कैसे हो सकता है? पश्चिम एशिया के कुछ भाग हो सकता है कि वो रूस भी गया हो। भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्रा की थी। जब वह वापस आया तो स्थानीय शासक ने निर्देश दिए, वहाँ के जो स्थानीय शासक थे मोरक्को के, उन्होंने निर्देश दिए कि उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए। उसने जो भी कहानी थी जिनसे वो मिला उन सबको एक पुस्तक में या लेखनीबद्ध किया जाए, दर्ज किया जाए, और इसी को कहते हैं जिज्ञासाओं का उपभोग। यहाँ हम देखेंगे स्रोत 3 है इसमें: शिक्षा तथा मनोरंजन। इब्न जुजाई, जिसे इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, यानी मोरक्को के शासक ने इब्न जुजाई जिसे इब्न बतूता के
इब्न बतूता ने जो लेख लिखे थे उसके श्रुत लेखों को, यानी वो बोलता था, श्रुत माने सुने हुए लेख, श्रुत लेखों को इब्न जुजाई ने इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। यानी उसके लेख जो थे उन लेखों को लिखने के लिए उसकी वहाँ नियुक्ति की गई थी। और उस एक प्रश्न बनता है, इब्न बतूता के श्रुत लेखों को किसने लिखा था? इब्न जुजाई ने, और इसको नियुक्त किया था मोरक्को के स्थानीय शासक ने। और उसने एक प्रस्तावना लिखी। अपनी प्रस्तावना में वो क्या लिखता है? उसने लिखा है अपनी प्रस्तावना में, क्या लिखता है वो, कि राजा के द्वारा एक शालीन निर्देश दिया गया। राजा के द्वारा एक शालीन निर्देश दिया गया कि बे का मतलब इब्न बतूता अपनी यात्रा में देखे गए शहरों, निर्देश दिया गया कि बे का मतलब इब्न बतूता अपनी यात्रा में देखे गए शहरों तथा अपनी स्मृति में बैठ गई रोचक घटनाओं का, देखे गए शहरों तथा अपनी स्मृति में बैठ, जो स्मृति में उसकी में बैठ गई थी, बैठ गई रोचक घटनाओं जो रोचक घटना उसने देखी थी, घटनाओं का एक वृत्तांत लिखाएं, घटनाओं का एक वृत्तांत लिखवाएं। लिखेगा कौन वृत्तांत? इब्न बतूता बोलेगा और इब्न जुजाई लिखेगा। और साथ ही भिन्न देशों के शासकों में से जिनसे वे मिले उनके महान साहित्यकारों, यानी भिन्न देशों के शासकों से जो मिले थे, जिन शासकों से मिले उनके, जिन जिन शासकों से इब्न बतूता मिले थे उन शासकों के महान साहित्यकारों के तथा उनके धर्मनिष्ठ संतों के विषय में बताएं। शासकों के महान साहित्यकारों तथा महान संतों के बारे में बताएं। इससे मोरक्को वासियों को ये पता चल जाएगा कि दुनिया में कैसे साहित्यकार हैं और कौन कौन से संत हैं, किस प्रकार के संत हैं, इस बात का ज्ञान होगा। तभी तो जिज्ञासाओं का उपभोग होगा, क्योंकि जिज्ञासाएं पूर्ति हुई थी इब्न बतूता की, और अब उन जिज्ञासाओं के द्वारा संपूर्ण मोरक्को के लोगों की संपूर्ण मोरक्को के लोग उन जिज्ञासाओं का उपभोग करने वाले थे, उनको समझने वाले थे। दुनिया में कैसे संत हैं,
कैसे साहित्यकार। जिसने मस्तिष्क को मनोरंजन तथा कान और आंख को प्रसन्नता दी, जिसने मस्तिष्क को मनोरंजन किया था मस्तिष्क का। जब उसने यात्रा के वृतांत रोचक घटनाएं लिखवाई तो लोगों के मस्तिष्क का मनोरंजन हुआ था और आंखों को प्रसन्नता दी। साथ ही उन्होंने कई प्रकार के असाधारण विवरण जिनके प्रतिपादन से लाभप्रद उपदेश मिलते हैं, बहुत सारे असाधारण विवरण भी इसने लिखवाए थे इब्न बतूता ने इब्न जुजाई को। असाधारण विवरण जिनके प्रतिपादन से लाभप्रद उपदेश मिलते हैं, जो विवरण थे उनके प्रतिपादन से लाभप्रद विवरण मिलते हैं, जिनका लाभ मोरक्को के लोगों ने उठाया, दिए तथा असाधारण चीज़ों के बारे में बताया जिनके संदर्भ में अभिरुचि जगी। असाधारण चीज़ों के बारे में भी बताया था। हमने आपको बताया था नारियल और पान, ये असाधारण चीज़ें थीं, उन लोगों ने कभी देखी नहीं थी। नारियल को तो उन्होंने बताया था एक खोपड़ी नुमा फल, मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसके नुमा एक फल माना था नारियल को। इसी प्रकार पान के बारे में भी है। तो असाधारण चीज़ों के बारे में बताया जिनके संदर्भ से अभिरुचि जगी। इब्न बतूता के पद चिन्हों पर अब हम देखेंगे, इब्न बतूता के पद चिन्हों पर। पद चिन्ह जानते हैं, पद मीन्स होता है पैर, चिन्ह माने पैर के बने हुए निशान। आपने देखा होगा बारिश में जहाँ पानी बहुत बरस जाता है, दलदली स्थान हो जाते हैं, वहाँ पर कुछ जगह ठोस होती है और हम जब चलते हैं तो देखते हैं किसी और के पद चिन्ह बने हो, हम उसी जगह पर पैर रखें, जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि ये जगह ठोस है। जब किसी और का पैर वहाँ निशान बन गया पैर के, तो वो जगह कैसी हो गई है? ठोस हो गई है। यानी वो निकल गया तो हम भी निकल सकते हैं। दे कैन डू, वी कैन ऑल्सो डू। वे कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? या वो निकले हैं तो मैं भी निकल सकता हूं। तब वो जाकर के हम उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हैं। एक तो पद चिन्ह ये हो गया। अब इसका आशय क्या होता है? एक चंद्र प्रकाश सेन थे, बचपन में बड़े हंसमुख स्वभाव के थे, कभी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं थे, सबसे प्रेम से बात करते थे, हंसमुख स्वभाव के थे। 2 किताबें ली हाथ में, कभी बैग लेके तो जाते नहीं थे, ऐसे लेकर के चल देते थे, कॉलेज पहुंच जाते थे, प्रेम से पढ़े और आराम से। अब उनके बच्चे भी बिल्कुल उसी पद चिन्ह पर चल रहे हैं, उनका भी यही नेचर है, तो हम कह सकते हैं कि उनके बच्चे उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। जैसे वो चले वैसे उनके बच्चे चले। कोई खूंखार व्यक्ति हो और उसके बेटे भी वैसे ही खूंखार हो जाएं तो कहने लगते हैं भाई वो तो अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहे। भगवान राम जो रघुकुल के थे, अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चले और जो वचन देते थे उसको निभाते थे। तो इसको क्या कहते हैं? पद चिन्हों पर चलना। अब हम यहां बात कर रहे हैं इब्न बतूता के पद चिन्हों पर, इब्न बतूता के पद चिन्हों पर। इब्न बतूता के पद चिन्हों पर
हम जानते हैं जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है और उसमें उसे सफलता मिल जाती है तो बहुत सारे लोग उसके अनुयायी बन जाते हैं, उसके पद चिन्हों पर चल करके उसी के जैसा बनना चाहते हैं, बन उसी सा, उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं जो पहले थे। चूंकि लोग मानते हैं कि अगर इन्होंने ऐसा किया था तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करेंगे, इनको इतनी ख्याति प्राप्त हुई, इनको इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई तो हमको भी मिल जाएगी। और इसी होड़ में, इसी नकल में व्यक्ति किसी दूसरे को फॉलो करता है, उसके पद चिन्हों पर चलता है, उसका अनुयायी बन जाता है। आज हम देखेंगे इब्न बतूता मोरक्को से यात्रा करने भारत आया था, यानी 30 वर्ष की यात्रा की थी उसने, कई देशों की यात्रा की थी। और इसी नज़रिए को, इसी बात को देखते हुए बहुत सारे यात्रियों ने सोचा कि हम भी इब्न बतूता के पद चिन्हों पर चल के कुछ ख्याति हासिल करेंगे, कुछ ज्ञान हासिल करेंगे। 1400 से 1800 के बीच भारत आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्रा वृत्तांत लिखे, फारसी भाषा में कई यात्रा वृत्तांत लिखे। उसी समय भारत से मध्य एशिया, ईरान तथा ऑटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वालों ने भी कभी कभी अपने अनुभव लिखे। तो इस समय कई यात्री आए और उन्होंने फारस में कई यात्रा वृत्तांत लिखे, फारसी भाषा में उन्होंने बहुत सारे यात्रा वृत्तांत लिखे। उसी समय भारत से मध्य एशिया, ईरान तथा ऑटोमन साम्राज्य की यात्रा, उसी समय भारत से मध्य एशिया, भारत से मध्य एशिया, मध्य एशिया आपको पता है जहां सोवियत संघ था, वो मध्य एशिया में आ जाता है। मध्य एशिया तथा ऑटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वाले, मध्य एशिया तथा ऑटोमन साम्राज्य यात्रा करने वाले कभी कभी अपने अनुभव लिखे, करने वालों ने कभी कभी अपने अनुभव लिखे। इन लोगों ने भी अपने अपने अनुभव लिखे। इन लेखकों ने अल बिरूनी तथा इब्न बतूता के पद चिन्हों का अनुसरण किया था, यानी जो भी फारसी यात्री आए थे यहाँ पर, इन लोगों ने इब्न बतूता और अल बिरूनी के पद चिन्हों का अनुसरण किया। जैसे अल बिरूनी यहाँ आया, इब्न बतूता यहाँ आया, उसी को फॉलो किया, उसी को इन्होंने अनुसरण किया था। इनमें से कुछ ने इन पूर्ववर्ती लेखकों को पढ़ा भी था। पूर्ववर्ती उसको कहते हैं, इनके पहले जो आए हों। तो जो फारसी लेखकों से पहले, फारसी यात्रियों से पहले जो भारत आए थे, जैसे कि इब्न बतूता था और अल बिरूनी था, इन लोगों को पढ़ा इन्होंने, उनके साहित्य को पढ़ा इन्होंने, क्या लिखा। इनमें से सबसे प्रसिद्ध लेखकों में अब्दुर रज़ाक समरकंदी, इन सब लेखकों में, इन सब लेख में से सबसे प्रसिद्ध था अब्दुर रज़ाक समरकंदी। अब्दुर रज़ाक समरकंदी, समरकंदी का मतलब है ये समरकंद का था, इसलिए इसका नाम आया समरकंदी। जिसने 1440 के दशक में, जिसने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी।
कहाँ आया था ये? दक्षिण भारत। मतलब अब्दुल रज़ाक समरकंदी इब्न बतूता और अल बिरूनी के पद चिन्हों पर चला था, और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उसने भारत की यात्रा की थी। 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की, और इसने प्रसिद्ध लेख लिखे। महमूद वली बल्खी अगला यात्री था, महमूद वली बल्खी। महमूद वली बल्खी। महमूद वली बल्खी ने 1620 के दशक में इसने 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की थीं। तथा शेख अली हाजिन, एक दो तीसरे हो गए जी, शेख अली हाजिन, इन्होंने 1740 के दशक में उत्तर भारत की यात्रा की। शेख अली हाजिन ने 1740 के दशक में उत्तर भारत की यात्रा की। कुछ लेखक भारत से साहित्य सम्मोहित थे, कुछ लेखक तो भारत से सम्मोहित थे। सम्मोहित का मतलब भारत को पसंद करते थे, भारत की तरफ आकर्षित थे, भारत की तरफ सम्मोहित थे। और जब कुछ सम्मोहित थे तो कुछ नफरत भी करते होंगे। कुछ लेखक भारत से सम्मोहित थे तो कुछ भारत से नफरत भी करते होंगे। उन लेखकों को भी अपन समझ लें, हमें दोनों को बराबर समझना है। और यहाँ तक कि उनमें से एक महमूद बल्खी तो कुछ समय के लिए सन्यासी भी बन गया। भारत से इतने सम्मोहित थे जो महमूद बल्खी थे, ये तो कुछ समय के लिए इतना सम्मोहित हुआ कि कुछ समय के लिए सन्यासी बन गया। देखिए कितना सम्मोहित था। भारत आया, नाम था महमूद वली बल्खी, और ये सन्यासी हो गया। इतना सम्मोहित हो गया था भारत से। अगला है इसमें कुछ अन्य, जैसे कि हाजिन भारत से निराश हुए। शेख अली जो हाजिन थे ये निराश हुए भारत से, और निराश होने के बाद क्या हुआ, यहाँ तक कि घृणा भी करने लगे। ये क्या हुआ था, भारत से निराश हुए और घृणा भी करने लगे। घृणा भी करने लगे किससे, भारत से। ये थे शेख अली हाजिन। वे भारत में अपने लिए एक उत्सवीय स्वागत की आशा कर रहे थे। देखिए व्यक्ति नफरत कब करता है, घृणा कब करता है, जब उसकी अपेक्षाएं ज़्यादा हो जाती हैं। जब अपेक्षाएं ज़्यादा हो जाती हैं और उन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो वो उसकी जो मन की अपेक्षाएं थी वो घृणा में परिवर्तित हो जाती। इसलिए कभी भी अन्य व्यक्तियों से अपने लिए ज़्यादा की अपेक्षा मत करो। सुखी रहना है
तो कभी भी ज़्यादा की अपेक्षा मत करो। ज़्यादा की अपेक्षा करोगे वो आपको मिलने वाला है नहीं। वो अपेक्षाएं, वो आपकी भावनाएं घृणा में बदल जाएंगी। हम यदि अपेक्षा करते हैं कि हम कहीं जाएं और हमारा बहुत ज़्यादा स्वागत हो, सब लोग हमारे लिए पलक पावड़े बिछाए खड़े हों, क्या आपने कभी किसी के लिए बिछाए जो आपके लिए ऐसा होने वाला? माना कि आपने बिछाए, आपने भी बहुत लोगों का स्वागत किया, तो क्या इसलिए किया कि आपका भी ऐसे ही हो? इस बात को या इस कामना को लेकर के आप करते हो तो भी आप गलत हो। आपने जो किया वो आप हैं, और आप हर कोई नहीं बन सकता। जो हम हैं वो कोई और नहीं हो सकता, और जो आप हैं वो कोई और नहीं हो सकता। फिर हम ऐसी कामना क्यों करते हैं कि जैसे हमें वैसे सब हो जाए? क्यों करते हैं? यही चीज हमें संघर्ष और घृणा की तरफ ले जाती है। जब हम इतनी कामना करते हैं कि मैं जैसा हूं वैसे ही सब हो जाए, हो ही नहीं सकते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय होता है। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, उसके जैसा कोई नहीं होता। इसलिए हमें और किसी से ये कल्पना नहीं, अपनी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ये हाजिन ने किया था। शेख अली हाजिन जब भारत आ रहा था तो रास्ते में सोच रहा था, भारत में पहुंचने पर हमारा बड़ा स्वागत होगा, बड़ा सत्कार होगा, और ऐसा नहीं हुआ तो वो भारत से घृणा करने लगा था। अपेक्षाएं ज़्यादा थी, उसकी अपेक्षाएं ज़्यादा थी ना, इसीलिए तो उसको घृणा हुई थी। कभी कभी आपने देखा होगा, शादी ब्याह जब होते हैं, लड़के की बारात जा रही होती है, बड़े उत्साह से बैंड बाजे के साथ, गाजे बाजे से, अच्छे कपड़े अपड़े लेकर के अच्छी तरह से सब लोग जाते हैं। रास्ते में बस यही सोचते हैं कि वहाँ जाकर हमारा बड़ा अच्छा स्वागत होने वाला है। कभी कभी तो शादी की बात करते समय जो बुजुर्ग लोग परिवार के, जो अरेंज मैरिज होती है, उसमें सबसे पहले यही बात रखते हैं कि भाई हमारे साथ अच्छे लोग आएंगे बारात में, उनका स्वागत अच्छा करना, क्योंकि वो स्वागत को प्राथमिकता दे रहे हैं। वही शेख अली हाजिन की तरह क्या सोच रहे हैं? वो स्वागत अच्छा करना। यहाँ से भी वो बारात लेके चले, अपने लड़के को लेकर के, अपने राजकुमार को लेकर के जा रहे हैं वहाँ किसी की राजकुमारी का ब्याह के लिए, उसको ब्याहने के लिए। सारे रास्ते भर बस उनके अंदर यही है कि हमारी बारात का, हम सब लोगों का अच्छा स्वागत। उस गांव में, उस नगर में अंदर जाने से पहले स्वागत शुरू हो जाए हमारा, रास्ते पर फूल बिछे हों, लोग बड़े उत्साह से हमारा स्वागत करें, और वहाँ जैसे ही पहुँचते और उनका इतना अच्छा स्वागत नहीं होता है, क्योंकि कल्पनाएं हैं, कल्पनाएं तो असीमित है, हम कर सकते हैं। अपने बारे में अच्छा सोचना तो कोई भी सोच सकता है, और कोई कम क्यों सोचेगा? जब आप वहाँ जा रहे हैं तो अपने बारे में तो सोच रहे हैं ना कि हमारा स्वागत हो, तो आप ज़्यादा ही सोचेंगे, और जब आप ज़्यादा सोचेंगे और वो ज़्यादा तो मिलना नहीं है, नहीं मिलना है, तब जा कर के उनके अंदर खिन्नता में परिवर्तित हो जाता है वो उत्साह। वो उत्साह किस चीज़ में परिवर्तित हो जाता है? खिन्नता में। और शेख अली हाजिन की तरह ही वो खिन्न हो जाते हैं। जैसे हाजिन ने सोचा था भारत में हमारा स्वागत होगा, और स्वागत नहीं होता है तो जा कर के खिन्न हो जाते हैं। आपने देखा होगा, एक लड़की और लड़के का जब विवाह होता है तो विवाह से पहले बहुत प्रसन्नता करते हैं, एक दूसरी बड़ी प्रशंसा करते हैं। लड़का अच्छा है, लड़के के घर वाले अच्छे हैं, उसकी बहन अच्छी है, उसकी माँ अच्छी है, सब कुछ अच्छे, उसकी भाभी तो बहुत अच्छी है, सब कुछ। लड़की वाले भी कहते हैं, अरे साहब लड़का बहुत अच्छा है। लड़के वाले कहते हैं लड़की बहुत अच्छी है, लड़की की बहन बहुत अच्छी है, लड़की के पिता बहुत अच्छे हैं, लड़की की माता तो साक्षात देवी है, और लड़की का भाई की तो क्या कहना, बहुत अच्छा है। बहुत एक दूसरे की प्रशंसा में पुल बांधते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो यथार्थ के धरातल पर पहुंचते, अभी क्या था, कल्पनाएं थी, ये कल्पनाओं में उड़ान भर रहे थे हम, अभी हम सामने नहीं पहुंचे थे। लड़की ने भी सपने देखे, मैं उस घर में रानी बनकर रहूंगी,
वहाँ मैं जाऊँगी, सुबह सासों माँ हमको चाय लेकर आएंगी, ननद हमारे कपड़ों पर इस्त्री करेगी, प्रेस करेगी, ठीक है। पति देव से मैं कह नहीं पाऊंगी, वो चीज़ पहले ही लेके दे देंगे। महीने में 2 बार अच्छे से मॉल में शॉपिंग कराने ले जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में। तो होता क्या है, ये क्या है, ये कल्पनाओं की उड़ान है। पति भी सोचता है हमारी पत्नी होगी, मेरी सेवा करेगी, मेरे चरण दबाएगी, जैसे भगवान विष्णु के लक्ष्मी जी दबाती। अरे पहले तू भगवान विष्णु तो बन जा, तभी तो लक्ष्मी मिलेगी। ये सारी कल्पनाएं होती हैं, ये सोच होती है केवल। इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्व आग्रह से ग्रसित। हम पहले से ऐसे सपने संजो लेते हैं। सासों माँ भी सोचती है मेरी बहू ऐसी होगी। बहू सोच रही कि सासों माँ हमको बेड टी देंगे, मेरे बेड पे ही चाय लेके आएंगी सासों माँ। और सासों माँ सोच रही कि बहू मुझको बिस्तर से नीचे नहीं उतरने देगी, पलंग से नीचे नहीं उतरने देगी, सारा काम वो करेगी। दोनों की सोचें अलग अलग हैं, टकराएंगी, निश्चित टकराएंगी। और विवाह के 6 महीने या 1 साल बाद साइलेंट मोड में चले जाते हैं दोनों लोग। जो प्रशंसा कर रहे थे कुछ दिन तक चुप रहेंगे, क्योंकि पहले प्रशंसा कर चुके, एकदम बुराई करना भी ठीक नहीं है। तत्पश्चात फिर बुराइयों का दौर शुरू होता है। 1000 अवगुण बहू में देखते हैं, 1000 अवगुण बर में देखते हैं, 2000 सासों में देखते हैं, 3000 ननद में देखते हैं। और इस प्रकार से अवगुणों का अंबार लग जाता है। इसका कारण आपने जाना क्या था? अपेक्षा से अधिक अपने लिए सोच लेना, मुख्य कारण इसका यही था। अगर आप ये सोच बना के जाओगे कि जो होगा वो देखेंगे हम, जैसा होगा वो देखेंगे हम, उसी में संतुष्ट रहेंगे, तो आपको ये समस्या का सामना नहीं करना है। आपने पहले ही बहुत कुछ पढ़ा। मुंशी प्रेमचंद जी ने उनकी उपन्यास है, आपने सुनी हो मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास, और उसमें है गबन। गबन उपन्यास सुनिए आपने मुंशी प्रेमचंद? गोदान, गबन, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि। गबन उपन्यास भी कुछ इसी के ऊपर आधारित है। गबन उपन्यास में एक छोटी सी बच्ची होती है, जालपा नाम होता है उसका। बचपन में मोहल्ले की आंटियां उसको कहाँ ले जाती हैं, देखो, मोहल्ले में एक बिसारी जिसको कहते हैं, उस समय इतने बड़े मॉल नहीं हुआ करते थे, तो सौंदर्य प्रसाधन का सामान बेचने के लिए मोहल्ले में बेचने वाले आते थे, जिसमें वो साज सज्जा के लिए बिंदी जो भी रहता होगा उस समय वो लेके आते थे। एक हार भी लेके आते थे, आर्टिफिशियल हार होता था। तो जालपा हमेशा अपनी माँ से, सब लोग उसको घेर के बैठ जाती थी, तो वो क्या कहती थी, हमको ये हार चाहिए। उस हार का नाम था चंद्रहार, उस समय कहा जाता था, और हमको तो माँ ये चंद्रहार लेना है। तो मोहल्ले की आंटियाँ और उसकी जो होती थी समकक्ष की, वो कहती थी, धत तेरा ससुर दिलाएगा, ससुराल से आएगा तब पहन लेना। अब उस छोटी सी अबोध बालिका के मन में एक बात घर कर जाती है कि हमें तो जो भी हार आएगा वो कहाँ से आएगा, ससुराल से आएगा। उसके मन में वही वाली बात हम बता रहे थे ना, टकराव वाली, पूर्वाग्रह हो जाता कि मेरा तो हार अब ससुराल। जब भी वो बिसाती आता था, सब महिलाएं बैठ जाती थी घेर के। जालपा का एक ही प्रश्न, चंद्रहार चाहिए, और सब महिलाओं का एक ही उत्तर कि तेरी ससुराल से आएगा तब पहनना। छोटी सी बच्ची मन में सपना संजो बैठी, बड़ी हुई धीरे धीरे, और सपना संजो बैठी कि हमारे ससुराल से ही हार आएगा, हम तभी पहनेंगे। अब तो उसने तो प्रतिज्ञा कर ली। विवाह का समय आता है। विवाह के समय मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, उधर इनकी ये भी एक जमींदार की बेटी थी। जमींदारियां चली गई थी, जमींदार साहब कुछ करते नहीं थे, आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे। नाम जरूर बड़ा था इनका कि जमींदार है, नाम जरूर बड़ा था। अब बेचारे कुछ कर नहीं पाते थे। इन्होंने विवाह किया, एक दूसरे गांव का लड़का था, उसका नाम था रमानाथ। रमानाथ से विवाह की तय हो जाता। वो भी पूर्व में जमींदार थे, लेकिन रमादार बचपन से आवारा किस्म का लड़का था।
किसी मित्र की घड़ी पहनता था, किसी का चश्मा लगाता था, किसी के कपड़े पहनता था और घूमता था पूरे दिन भर में 2-3 चीज़ें बदल लेता था। उसको समझाया गया कि ये गलत है, तुम दूसरों का क्यों इस्तेमाल करते हो, लेकिन वो नहीं माना। और इस प्रकार से उसने क्या किया, लंबी लंबी बातें हाँकने लगा। लेकिन उनके कोई परिचित थे, उन्होंने उसकी नौकरी लगवा दी। नौकरी में वेतन उसको 8 आना मिलता था, उस समय बहुत था वो। जब वेतन उसको इतना मिला, उसका विवाह हो गया जालपा से। जालपा ने की बारात आ गई, लोग कह देते ना, अंदर जाकर के बारात आ गई। उसने ये नहीं पूछा जीजाजी कैसे हैं, देखे नहीं थे उसने पहले, ना उसने ये पूछा बारात कितनी अच्छी आई है। उसके मन में तो एक ही लगा हुआ था कि कब मंडप के नीचे हमारे ससुर जी हमें वो हार दिखा दे, हम वो बस पहन लें, क्योंकि उसने तो बचपन से सपना संजो रखा था। और हार नहीं आया। जालपा को जब पता चला कि हार नहीं आया तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे लगने लगा जैसे उसका केवल शरीर है और वो भी मृत शरीर है। वो भी सामान कहां से लाए थे, वो उनके ससुर साहब किसी स्वर्णकार की दुकान से, सराफे की दुकान से उधार लेकर आए थे कि विवाह के बाद हम वापस कर देंगे। अब वो पहुंचती है, ससुराल पहुंचती है। ससुराल में रमानाथ तो डींगे हाँकने में माहिर थे, कभी किसी की घड़ी पहन के आ गए, कभी चश्मा लगा के आ गए। उसको लगा जालपा को कि ये तो बहुत पैसे वाला है। पूछा वेतन कितना मिलता है, 8 आने की जगह 20 आने बताया, 2 गुना 3 गुना वेतन बता दिया। झूठ बोल गए। ऐसा करने के बाद अब तो जालपा प्रसन्न ना होकर और दुखी होने लगी। क्यों होने लगी दुखी? क्योंकि उसको लगा कि इनके पास सब कुछ है, इसके बाद भी इनने हमारे सपने पूरे नहीं किए। उसको ये लगा इनको वेतन भी बहुत मिलता है, ये इनके पिता इनको बहुत कुछ पहनाते हैं, सब कुछ है इनके पास। उसे ये पता नहीं था कि ये दूसरों से उधार लेकर सच ना बोलने की सजा उसको मिलती है और जालपा उससे रुष्ट हो जाती। अब उसके ससुर साहब कहते हैं कि वो सामान जो आभूषण चढ़ाए थे उसको, वो आभूषण वापस करने हैं। उस सोनी का फ़ोन आ रहा है, बुला रहा है वो। तब को कहते हैं कैसे मांगे उससे, नहीं मांग सकते। तब फिर रमानाथ रात में चोरी करता है और वो चोरी से वो सब ले जाकर उसको वापस करता है। इतना सब कुछ होने के बाद रमानाथ का कुछ वेतन बढ़ जाता है। फिर रमानाथ उसको पैसे देते हैं, घूस लेने लगे रमानाथ। घूस तो जानते हो ना। और वो भी पैसे के उसमें आकर के अपने मोहल्ले की सब महिलाओं को ले जाकर सिनेमा दिखाने ले जाती थी। टांगे का किराया वही देती थी। उसे लगा हमारे पति के पास बहुत है, तो मोहल्ले की महिलाओं को क्यों ना सिनेमा दिखाया जाए। इस प्रकार से ये कहानी जाती है और इसमें अपेक्षाएं ज़्यादा हो जाती हैं। पति पत्नी में बड़ी दरार पड़ती है, बहुत लंबी है उपन्यास है। तो कहने का मतलब जब हमारी अपेक्षाएं ज़्यादा हों, उस जालपा के अंदर अपेक्षाएं भरी गई थी हार के लिए, नहीं तो ज़्यादा नहीं थी। वो क्यों खिन्न होती? तो अपेक्षाएं ज़्यादा थी शेख अली हाजिन की, इसलिए इनको यहाँ इतना स्वागत नहीं हुआ। तो ये भारत से निराश हुए और घृणा भी करने लगे, यहाँ तक कि घृणा करने लगे। भारत में अपने लिए एक उत्सवीय स्वागत की आशा कर रहे थे। उनमें से अधिकांश ने भारत को अचंभों के देश के रूप में देखा। आज का वीडियो बस हम इतना ही दे रहे हैं। कल इसका तीसरा फ्रांसवा बर्नियर एक विशिष्ट चिकित्सक के रूप में आएगा।